वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भावना, ममता, स्नेहा, ऋतिक, वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। सर आज 3 to 4 वाला डाउट सेशन है। नहीं, आप लोगों का डाउट सेशन हमेशा सैटरडे को होगा। अच्छा। कारण इसलिए क्योंकि पता है आज से मेरी क्लासेस अरेंज होंगी, फिर एक नया बैच बना है 11th का। 10th कैंसिल हो गई तो 11th का बैच बना है, तो एक वही टाइम मिल रहा है सिर्फ दोपहर का। तो आप लोगों की हर एक सैटरडे को 11:30 डाउट सेशन। उसमें कोई क्लास तो नहीं है ना आप लोगों की? बायो की क्लास तो नहीं है? ममता कितने बजे होती है बाकी क्लास बता। मुझे बताते हैं फ्राइडे को। अच्छा, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आगे पीछे कर लूँगा। अभी तक सब कोई आया नहीं, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर पहले हम लोग समझें आई के बारे में। आपको पता है आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता हैं, इसलिए कहीं पे गलती होगी तो मेरे को भी सुधार दीजिएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है आई के स्टार्टिंग में, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया। एडमिट करता हूँ। मीनाक्षी सफारी। तो आपके जो आई का स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये आपका है कॉर्निया। इसके जस्ट बाद क्या होता है? सर लेंस लगा होता है। अच्छा, प्यूपिल भी होता है क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा, मैं एग्जैक्ट शेप नहीं बता रहा, मेरे को तो लेंस को समझाने बस उसके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। इरिस। उसके बाद आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका लेंस होता है।
और ये क्या होते हैं? सिलेरियम मसल्स। और ये आपका लेंस है। और पीछे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? जो आई के लास्ट वाला रेटिना। और यहाँ से आपके नर्व सिस्टम जाते हैं। ये पता ना, रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है वो रियल बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो ब्रेन के जो नर्वस Yes. सिस्टम है वही उसको डिरेक्ट करके बताते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए सिलेरियम मसल्स का फंक्शन क्या है? लेंस हमें तभी समझ में आएंगी कि हम लोग So to लेंस। change the focal length of food. फोकल लेंथ चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? So उसकी converging और diverging की power change हो जाए. अच्छा, सिलेरियम मसल्स आपका ये जो लेंस लगा हुआ है बीच में, अभी कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जब धूप से आते हैं तो आप अपने आंखों को सिकुड़ने लग जाते हैं, है ना? और जब नहीं, जब धूप में आते हैं आंखों को सिकुड़ते हैं, ठीक। और जब अंधेरे कमरे में आते हैं तो आंखों को थोड़ा सा लार्ज करते हैं देखने के लिए, है ना? और वो फंक्शन कौन करता है? आपका सिलेरी मसल्स। ये लेंस को एलोंगेट करने की कोशिश करता है या तो कंप्रेस करने की कोशिश करता है। सिलेरी मसल का फंक्शन ये है। तो इसका मतलब जब हम लोग लेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, या तो इसको कंप्रेस कर रहे हैं या तो इंक्रीज कर रहे हैं, एलोंगेट कर रहे हैं, तो बेसिक इसका फंक्शन क्या हुआ? जो लाइट की इंटेंसिटी है जो मेरी आंखों पे गिर रहा है उसको एडजस्ट करना। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा फॉल कर रही होंगी तो आंखें सिकुड़ने लग जाते हैं आप, है ना? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम इंटेंसिटी मेरी आंखों पे गिरे, ठीक। और जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में अगर हम लोग जाएं, तो वहाँ पे अपने आंखों को इनलार्ज करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा इंटेंसिटी जाए, एनर्जी जाए, ताकि मैं सेंस कर सकूं कि हाँ सामने क्या ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है। क्लियर है? तो अगर हम लोग सिलेरी मसल्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। अगर बायो में मेरे को नहीं पता कि आप लोग लाइट इंटेंसिटी वर्ड टाइम नाम से पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है आया हुआ। तो सिलेरी मसल का मेन फंक्शन क्या है? सिलेरी मसल आपके क्या करते हैं? लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। तो आपने कहा कि अगर सिलेरी मसल से एडजस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लेंस है या तो ये बिल्कुल थिन हो जाएगी, है ना, या तो बिल्कुल थिक हो जाएगी। अगर कंप्रेस करेगा तो थिक हो जाएगी, अगर इसको इनलार्ज करेगा तो ये बिल्कुल थिन लेंस हो जाएगी, ठीक। तो दोनों केस में आपकी फोकल लेंथ लेंस की चेंज हो रही है ना? एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारी इमेज रेटिना पे बनती है, रेटिना पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये फिक्स है। लेंस ऐसा भी नहीं कि लेंस थिक होती है तो बहुत मोटी हो जाती है। आंखों का साइज आप भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा है, फुटबॉल के साइज के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंस आपकी थिक हो रही है, थिन हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल और इमेज की डिस्टेंस, ये तो फिक्स है ना। इमेज तो हमेशा रेटिना पे बनेगा और पोल भी फिक्स है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वी होगी, ये डिस्टेंस है जो फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स है इसका मतलब इमेज की पोजीशन आपकी फिक्स है। इमेज की पोजीशन फिक्स है इसका मतलब वी फिक्स है। वी हम लोग इमेज की पोजीशन लिखते हैं ना।
तो वी आपका फिक्स है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यू और एफ ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है ना। कोई जरूरी थी ना कि मैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसी को देख पाऊंगा। मैं तो सभी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, जो दूर है जो पास है। ठीक। तो u भी आपका वेरिएबल है और f भी वेरिएबल है, क्योंकि अभी आपने कहा कि फोकल लेंथ आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से फोकल लेंथ वेरी करेगी आपकी। ठीक। अब फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। आप लोग बस आंसर देते जाइएगा, मैं क्वेश्चन एक एक करके पूछता जा रहा हूँ और लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले अपनी आंखों को समझना है। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग लेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक। जैसे कि मैं कोई लेंस लेकर आया मार्केट से। ठीक है, आपने चश्मा पहना हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ कभी चेंज होता है क्या? नहीं ना। सर। अगर मैं लेंस लेकर आ गया तो इसका फोकल लेंथ कभी आपका चेंज होता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल नॉर्मल लेंस में, आई भी आपका एक लेंस है, अभी आपने देखा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होती है आई में। ठीक। तो अगर मैं नॉर्मल लेंस के बारे में बात करूँ, तो नॉर्मल लेंस में एफ आपका फिक्स होता है फोकल लेंथ, और वेरिएबल क्या होता है? यू और वी। लिखते जाइए एक एक लाइन, तो बहुत देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा समझने में। नॉर्मल लेंस में u और v वेरिएबल होता है, लेकिन f फिक्स्ड होता है। आई में अभी आपने लिखा u और f वेरिएबल होता है, लेकिन v फिक्स होता है ना। ये पॉइंट अभी आप लिख चुके हैं। जरा हम लोग फोकल लेंथ को लिखें। फोकल लेंथ का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/2/r। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। ऐसा तो है ना कि पहले वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, पीछे वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। आई में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है वो आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/2/r। हमारी आंखों में एक ऐसी खासियत है जो कि फोकल लेंथ को वेरी कर सकता है। ठीक है। फोकल लेंथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं फोकल लेंथ को देखूं, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपने ये निकाला, ये है फोकल लेंथ। अगर आपने कहा कि फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, म्यू तो कांस्टेंट है ना। ठीक। तो ये अपने आप को अगर ये चेंज कर सकता है, इसका मतलब ये आर को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला लिखिए, उसके नीचे लिखिएगा। सर क्या लिखना है? मैंने कहा कि ये सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको। तो आपने कहा कि आंखों में फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। अगर फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या चीज चेंज हो रही है? आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं अगर कहूँ कि फोकल लेंथ को डिक्रीज किया, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ,
क्वेश्चन है एग्जाम का ये। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? इंक्रीज। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ दैट इम्प्लाइज पावर क्या हुआ आंखों का? इंक्रीज हुआ ना। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर मैं फोकल लेंथ को डिक्रीज कर रहा हूँ इसका मतलब आंखों की पावर को बढ़ा रहा हूँ ना। सर फोकल लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज कैसे होगा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, गलती। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक। आपका पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर इसी में सेकंड देखें, फोकल लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इम्प्लाइज पावर ऑफ आई डिक्रीजेस। फोकल लेंथ को चेंज करने का मतलब है कि आंखों की पावर को आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि मेरे को अगर कोई पास की चीज देखनी है, मैंने कहा ये पेन है, पेन की टिप को देखना है और मैंने आंखों के बहुत पास रखा हुआ है इसको, ठीक। और इसी पेन को मेरे को बहुत दूर की कोई चीज देखनी है, कोई दूर से आ रहा है, मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। किसको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिल्कुल पास वाली चीज को या दूर है उसको? दूर है उसको, पास वाले को। पास वाले को पास वाले को नहीं है तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर मैं चीज़ों को बहुत पास लेकर हूँ तो देखिए यहाँ पे पेन होने लग जाता है ना। इसका मतलब अगर मेरे को किसी भी पास वाली चीज़ को देखना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आंखों में, भले कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है पास की चीज़ को देखने में, और दूर वाली चीज़ को स्मूथली देख सकता हूँ मैं, मेरे को उसके लिए कोई कष्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही आंखों पे, ठीक। अब अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसका मतलब जो सिलेरियम मसल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। प्रॉब्लम का मतलब ये होना कि प्रेशर एक्सर्ट करना, ठीक। तो अगर मैंने कहा कि अगर मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब सिलेरियम मसल ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा इंक्रीज। है? सर लेंस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सिलेरियन मसल ज़्यादा फोर्स लगा रही है, बोले कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक। सिलेरियन मसल ज़्यादा फोर्स लगाएंगी तो आपका ये रेडियस को डिक्रीज करेंगे कि इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज सर। आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। मैंने कहा कि ये है पेन, पेन के टिप को देखिए, ठीक है। ये भी दूर था, स्मूथली आराम से देख रहा था। मैं इसको जब पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, आंखों पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आप लोग, ठीक। आंखों पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं और थोड़ी सी आंखें सिकुड़ती भी हैं, वो ऑब्जर्व कर लीजिए सिंपल से। एक मिनट रुकिएगा।
बताइए, जब मैं आँखों के पास में लेकर आ रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, सिलेरी मसल ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करूँगा, तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? डिक्रीज। ठीक है? तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज़ हो रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो रही है। फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आप अपनी आँखों का पावर बढ़ाते हैं ना, ताकि मैं इसको अच्छे से देख सकूँ। वैसे भी सोच सकते हैं, उल्टा भी सोचिए कि अगर मैं पास लेकर आ रहा हूँ, तो मैं अपनी आँखों पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ। जब भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं अपनी आँखों की पावर को बढ़ा रहा हूँ, ताकि अच्छे से विजुअलाइज़ कर सकूँ कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है? अगर पावर को बढ़ाना है, इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना है, इसका मतलब मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपकी पास वाली चीज़ों पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है? और पावर इंक्रीज़ हो रहा है। लिखते जाइए, अभी हम लोग माइक्रोस्कोप पे पहुँच जाएँगे ऐसे पढ़ते-पढ़ते। क्लियर है? आप लोग या तो वीडियो ऑन कीजिए, या तो मैं यहाँ से फटाफट रिमूव करना स्टार्ट करूँ। लिटरली उस समय से मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ कि वीडियो ऑन कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग भी किसी को बोलते होंगे, तो इरिटेशन तो होता होगा कि वो काम होता नहीं होगा तो। नॉर्मल है, मैं भी इंसान ही हूँ। ऐसा नहीं है कि बोल के मेरे को इरिटेशन नहीं होता होगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा-सा हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये आपका लेंस है, ये आपका रेटिना था। तो ये वी तो फिक्स है ना, हमेशा इमेज रेटिना पे बनेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस आपने एक्स मान ली ऑब्जेक्ट की। ठीक? फोकल लेंथ को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, और एक्स भी चेंज हो सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ मैं। बस यहाँ पे फिक्स्ड क्या है, वी। अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे पुट करेंगे, u की वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल टू -x। यहाँ पे पुट करेंगे 1/v प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। f की जगह जो आपने फॉर्मूला लिखा था 1/v प्लस 1/x इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। ये वाला पार्ट तो मेरे लिए फिक्स है, v फिक्स है, तो 1/v भी कांस्टेंट हो गया ना। ठीक? अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज ना। डायरेक्ट रिलेशन आ गया, देखिए यहाँ पे हाँ। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है 1/v। ठीक? तो यहाँ पे आपने कहा कि अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो r की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी। या मैं कहूँ, अगर मैं x को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो r की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब लॉजिकली सोचिए कि आपने कहा कि अगर x को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो r इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पावर क्या हो रही है, डिक्रीज। पावर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब मेरे को कम ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ रही है आंखों पे।
अब ऐसे मैं बात करूं कि x को डिक्रीज कर रहा हूं तो r डिक्रीज हो रहा है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पावर इंक्रीज हो रही है। मतलब कि आंखों की पावर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है मेरे को देखने के लिए। अगर मेरे को पावर बढ़ाना है, इसका मतलब मेरे को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग वाला पार्ट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के पास आने लग जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सिलेरी मसल पे प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, यह भी आपने मैथमेटिकली देखा जो भी हम लोग थियोरेटिकली बात कर रहे थे चीज़ों के बारे में। नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अभी आपने एक चीज़ तो देखी कि मैं चीज़ों को अगर मैं आंखों के पास ला रहा हूँ तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ऑब्जर्व किया होगा आपने कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा पास लेकर आता हूँ तो मेरे को दो दो इमेज नज़र आने लग जाते हैं, है ना। अगर मैं चीज़ों को साफ साफ देखना चाहता हूँ तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की वो चीज़ मेरे को एक ही नज़र आ रही है। अब इससे ज़्यादा पास लेकर आऊँ तो मेरे को दो इमेज नज़र आने लग जा रही है। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है कि सिलेरियम मसल की भी तो एक लिमिटेशन है ना, क्योंकि मैंने यहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेकर आया तो मैं इसको साफ साफ देख पा रहा हूँ, लेकिन अब इधर लेकर आ रहा हूँ तो इसको साफ साफ नहीं देख पा रहा, इस पेन के टिप को। ठीक, तो सिलेरी मसल ने प्रेशर तो एग्जर्ट किया और इस पर्टिकुलर पोजीशन तक मैं चीज़ों को साफ देख पा रहा था, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पास लेकर आ रहा हूँ तो चीज़ों को साफ नहीं देख पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेरी मसल की जो प्रेशर करने की जो लिमिटेशन है या ताकत है, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होगी कि वो कितना मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। और प्रेशर कब एग्जर्ट कर रहा है? जब ऑब्जेक्ट के आंखों के पास आ रही है, पास वाली चीज़ों को देखने में मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि सिलेरी मसल की एक लिमिटेशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितनी मिनिमम डिस्टेंस तक मैं चीज़ों को साफ साफ देख सकता हूँ, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? अच्छा, नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? 25 25 centimeter. मेरे को उम्मीद थी कि आप लोग और अच्छे बेहतर तरीके से बताएंगे मेरे को। 25 सेंटीमीटर कांस्टेंट है क्या आपके लिए भी? 25 सेंटीमीटर, मेरे लिए भी 25 सेंटीमीटर, कोई बूढ़ा आदमी है उसके लिए भी 25 सेंटीमीटर। So adult के लिए होती है. ये आपकी वेरिएबल है, ये इंजीनियरिंग वाले कहते हैं तो समझ में आ जाते हैं, मैं इसका क्यों बोलता ही नहीं हूँ। हाँ 25 सेंटीमीटर, चलो आगे बढ़ो। आप लोगों को तो बताना चाहिए कि एज के हिसाब से ये वेरी करता है। ठीक है, तो ये जो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ये एज के हिसाब से वेरी करता है। तो जो बच्चों में होती हैं वो 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बच्चे और ज़्यादा पास तक की चीज़ों को देख पाते हैं, और जैसे जैसे ओल्ड एज में हम लोग जाते हैं ये आपकी 40 सेंटीमीटर तक चले जाता है, कि 40 के ज़्यादा पास में चीज़ों को नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जो ऑन एन एवरेज लेते हैं वो कितना लेते हैं? 25 सेंटीमीटर, ये एवरेज वैल्यू है। ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है? 15 से लेके 40 तक, बच्चों में 15 और बूढ़ों में 40। इसकी एवरेज वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब देखिए, जो सिलेरी मसल से आपकी जो एडजस्टमेंट कर रही हैं फोकल लेंथ को चेंज करने में, ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन। द प्रोसेस बाय विच ciliary muscle adjusts the focal length of eye is known as accommodation.
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जब हम लोग कॉचीज लॉ बताया था, तो कॉची लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज होता है। इनवर्स रिलेशन होता है लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और अभी आपने फॉर्मूला लिखा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं इस इक्वेशन से f और म्यू के बीच में रिलेशन देखूं, अगर इस इक्वेशन से f और म्यू के बीच में रिलेशन देखूं, तो म्यू की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ आपका इंक्रीज होगा। ठीक, इसका मतलब अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पावर ऑफ लेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर पावर ऑफ लेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आंखों में कम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कम प्रेशर एक्सर्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है मेरे को आंखों पे। ठीक है, तो अगर मैं विबग्योर के बारे में बात करूं, ये सब मत सोचिए कहानी बता रहा हूँ, थियोरी में क्वेश्चन आते हैं, कहानी के रूप में लीजिए लेकिन याद भी रखिए। विबग्योर के बारे में अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज। तो फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। तो पावर क्या होगी? डिक्रीज। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर रेड कलर को मेरे को देखना है तो आंखों पे सबसे कम कष्ट पैदा हो रहा है, लेस एफर्ट डालना पड़ रहा है मेरे को रेड कलर को देखने में। लिखिए लिखिए फटाफट। सबसे ज्यादा कष्ट किस में पैदा हो रहा है? वॉलेट को देखने में। ठीक, यहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमन आई इज वेरी सेंसिटिव टू वॉलेट कलर। वॉलेट कलर को बहुत जल्दी सेंस करती है, तो इस कष्ट होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ कुछ आया। ठीक है, तो ह्यूमन आई इज वेरी सेंसिटिव टू वॉलेट कलर। लिखते जाइए। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। कि अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ, मैंने ए लिखा, ए अल्फ़ाबेट, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं ना। मैं अभी भी ए लिख रहा हूँ, अभी भी ए लिखा है, अब अभी भी ए लिख रहा हूँ, 3 ए लिखे हैं, लेकिन हो सकता है शायद आपको 2 ही नज़र आ रहा हो, किसी किसी को एक ही नज़र आ रहा हो, है ना। अब अभी आपने, अगर मैं तीनों को सही से ऑब्जर्व करूं, तो आप लोग कहेंगे कि अगर मेरे को किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो इसका मतलब वो जो शब्द हैं वो आपकी आंखों पे कुछ ना कुछ एंगल, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसे कि ए अल्फ़ाबेट है, अगर ए अल्फ़ाबेट को मेरे को रीड करना है तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि आंखों पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, आगे मैं पहले वाले चीज़ को देखूँ, पहला वाला, ये फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। तो सबसे कम एंगल कौन सब्सटेंड कर रहा है आंखों पे? एंगल सब्सटेंड करने का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए ये इसकी टोटल हाइट है,
कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी टोटल हाइट ये है, मेरी आंखें ये रही, ठीक। तो ये जो हाइट है, ये मेरी आंखों पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये होगा एंगल सब्सटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना एंगल बना रहा है मेरी आंखों पे, ठीक है। अब आगे मैं पहले वाले को देखूं, सेकंड वाले को देखूं, थर्ड वाले को देखूं, तो हर एक के लिए जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है वो अलग अलग है। मैं पहले वाले को आराम से पढ़ पा रहा हूँ, दूसरे और तीसरे वाले में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने लिखा है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे वाले को देखने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर मैं तीनों में डिफरेंस देखूं, तो तीनों में आप कहेंगे कि जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है आपकी आंखों पे, वो अलग अलग है तीनों के लिए। किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है? पहले वाले में। पहला वाला सबसे ज़्यादा एंगल सब्सटेंड कर रहा है आपकी आंखों पे। इसका मतलब अगर मेरे को किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है, जैसे मैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा गया है, अगर इसको मेरे को डिस्टिंग्विश करना है या अच्छे से पढ़ना है, तो हर एक के लिए जो एंगल सब्सटेंड होना चाहिए या नॉर्मल एंगल जो सब्सटेंड होना चाहिए, वो मेरी नॉर्मल विज़न के आसपास में होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने दूसरा और तीसरा लिख दिया, तो वो नॉर्मल विज़न से में नहीं आ रहा ये एंगल सब्सटेंड, उससे कम हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल विज़न के लिए जो एंगल सब्सटेंड होता है वो होता है 1 मिनट। अगर 1 मिनट के आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर उससे छोटा है एंगल सब्सटेंड, तो क्या होगा, मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा उस ऑब्जेक्ट को, कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ भी है कि नहीं है। क्लियर है? नॉर्मल विजन के लिए एंगल सब्सटेंड कितना होना चाहिए? 1 मिनट का। अगर 1 मिनट से छोटा है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट से बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो देख पा रहा हूँ आराम से। मेरे को तो छोटे में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, अब अगली चीज पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बनाए। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये 3 पॉइंट है, ठीक। अगर इसको मैं बहुत छोटा कर दूं, तो हो सकता है ये 3 पॉइंट ना भी नजर, जैसे मैं बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊं और इस पॉइंट को देखूं, तो मेरे को क्या हो सकता है कि 3 पॉइंट ऑब्जर्व ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं तीनों पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तीनों पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर चला जाता हूँ, तो तीनों पॉइंट आपको एक ही पॉइंट नज़र आएंगे, है ना। और जब बहुत पास आ रहे हैं तो तीनों पॉइंट को आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। लिख लीजिए। मैंने कहा ये जैसे 3 पॉइंट बने हुए हैं, अगर 3 पॉइंट है, मेरे को इसको डिस्टिंग्विश करना है ना। अगर मैं ज़्यादा दूर चला जाऊँ तो मैं कहूँगा कि एक ही पॉइंट है, लेकिन अगर मैं दूर जाने के बाद भी मैं डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे 3 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं लेके हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ, इसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस।
देखिए, मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, मेरी आंखों पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है। अगर हम लोग दूर जाएंगे तो ये जो एंगल बना रहा होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है मेरी आंखों से तो ये जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब मेरे को किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो मेरी आंखें कहती हैं कि मिनिमम एंगल सब्सटेंड कितना होना चाहिए? 1 मिनट का। 1 मिनट से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज ये कि वो मिनिमम कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर से पास होगा तो ब्लर इमेज नजर आने लगेंगे मेरे को, ठीक। और दूसरा कि अगर वो 1 मिनट से कम होगा तो मेरे को इमेज सही से नजर ही नहीं आएगी, या हो सकता है दिखे ही ना, इतना छोटा ऑब्जेक्ट हो वो, ठीक है। तो दो कांस्टेंट है मेरी आंखों पे, एक तो एंगल जो सब्सटेंड हो रहा है उसका भी ध्यान में रखना है और वो मेरी आंखों से कितनी दूरी पे है इसका भी ध्यान रखना है। और अभी आपने कहा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेके जा रहा हूं तो जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। मेरे को तो एंगल सब्सटेंड को डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है, मेरा मेन मोटो क्या है? अगर मेरे को किसी भी चीज को देखना है तो एंगल सब्सटेंड ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा। 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 मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर नहीं जाना चाहिए, आंखों के पास आना चाहिए, पहला पॉइंट। और इसमें एक लिमिटेशन है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास ना आ जाए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास आएगा मेरे को वैसे ही ब्लर इमेज नजर आने लगेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो मेरे पास दो कांस्टेंट हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। अब खुद ही सोचिए कि मेरे को पास भी लाना है और ज्यादा पास भी लेके नहीं आना है, दोनों चीजें हो रही है ना। मेरे को पास भी लाना है चीजों को देखने के लिए और ज्यादा पास भी नहीं लेकर आना ताकि चीजें साफ नजर आए। 25 से ज्यादा पास लेके नहीं आ सकता, है ना। मतलब कि एक लिमिटेशन, इसी को कहते हैं कॉन्स्टेंट। नहीं आ रहा समझ? आगे से। आ ठीक है। गया सर। तो यहाँ पे दो दो चीजें हो रही हैं कि लीस्ट डिस्टेंस का भी ध्यान में रखना है हमें और साथ साथ में मिनिमम एंगल सब्सटेंड का भी ध्यान में रखना है। बस ये दो पॉइंट लिख लीजिए। दो कांस्टेंट कौन कौन से हैं? मिनिमम एंगल सब्सटेंड एंड सेकंड पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए, माइक्रोस्कोप तभी समझ में आएगा और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप तो डर जाते हैं। अब मैंने कहा कि अगर मेरे को किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, मैं किसी एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि अगर उस छोटे ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले गया तो एंगल सब्सटेंड तो वैसे ही छोटा हो जाना है, तो वो तो और नजर नहीं आएगा मेरे को। तो अगर मेरे को किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप लोग आंखों के बहुत पास लेकर आते हैं ना देखने के लिए उसको, अगर कोई छोटी चीजें हैं तो। और जब आंखों के पास लेकर आते हैं तो आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना है, आंखों के पास क्यों लेकर आ रहे हैं? एंगल सब्सटेंड को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा, हम लोग मैक्सिमम कितना पास लेकर आ सकते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि 25 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे को किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो मैं उसको कितनी डिस्टेंस पे रखूंगा?
25 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कैपिटल डी मान के चल रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हम लोग। तो आपने कहा कि इसको मैं डी डिस्टेंस पर रखूंगा अगर मेरे को किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो, क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्ट को भी कुछ साफ साफ देखना चाहता हूँ। ठीक, चलिए ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कि हर एक ऑब्जेक्ट को मेरे को 25 सेंटीमीटर पे रखना है। मेरे को तो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है और एंगल सबटेंड को भी इंक्रीज करना है और मिनिमम डिस्टेंस को भी साथ में ध्यान में रखना है। इसका मतलब मैं कितना पास लेकर आऊंगा, डी तक ना। ठीक है, अब जो चीज बोल रहा हूँ उसको अपने वर्डिंग में लिखिएगा, क्योंकि इसके साथ ही ये बोलते ही मैं माइक्रोस्कोप स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कैपिटल डी को सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास लेकर आ रहा हूं तो एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप पास लेकर आए, एंगल इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल लेस देन 1 मिनट है, तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आई में मिनिमम मैं डी डिस्टेंस तक ही लेकर आ सकता हूं, इससे ज्यादा पास लेके नहीं आ सकता, क्योंकि लिमिटेशन है मेरी आई की। क्योंकि सिलेरी मसल की लिमिटेशन होती है ना, कितना ही प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है देखो नहीं देखने में। तो आपने कहा कि अगर मैं चीज़ों को पास लेकर आ रहा हूँ और किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ तो मिनिमम मैं डी डिस्टेंस तक लेकर आऊंगा, और डी डिस्टेंस तक लेकर आ रहा हूँ उसके बावजूद जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 1 मिनट से कम हो रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को छोटे ऑब्जेक्ट को भी देखना है और इनलार्ज करके भी देखना है, एंगल सबटेंड को बढ़ाना है मेरे को यहाँ पे। आया समझ में? तो आपका मेन Yes. मोटो क्या है कि आप मिनिमम डिस्टेंस डी तक भी लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पे एंगल छोटा बन रहा था, तो आपका मेन मोटो अब हो गया कि एंगल को इंक्रीज करना है। अगर एंगल इंक्रीज होगा तभी मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा। ये मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर लेंस याद है तो ये आपका लेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप वो ग्लास मैग्नीफाइंग वाला देखा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। Yes, sir. एक सिंपल ग्लास को लेके ऐसे जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, बचपन पे लिए भी होंगे। ठीक, तो हम लोग वही है, सिंपल माइक्रोस्कोप वही है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पे आपका ये एक लेंस है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं आप लोग, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मेरे को कोई चीज पढ़नी है और बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या है उसके पास ले जाता हूँ, है ना, जिस चीज को मेरे को रीड करना है मैं उसके बहुत पास लेके चला जाता हूँ। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाता है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में है, इमेज कैसी बनती है, याद कीजिए फटाफट। लार्ज इंफिनिटी। लार्ज, इरेक्ट, ये होता है ना, और वर्चुअल। Yes, sir. ठीक है, तो जो आपकी इमेज बनती है
मैंने कहा यहाँ पे आपकी आंखें हैं, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं। तो ये रे स्ट्रेट गई और एक रे ऐसी गई, ये टकरा कर ये इमेज बनी। ठीक है, ये तो होता है। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज नजर आता है। ये ऑब्जेक्ट है आपका। ऋतिक आया समझ में? ऑब्जेक्ट, पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज इरेक्ट, लार्ज और वर्चुअल मिलेगी। चलिए, मेरा मेन मोटो क्या है? मेरा मेन मोटो है क्या? जो आंखों में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए मैंने किसको यूज एंगल किया? सब्टेंड इंक्रीज करना। एंगल को, मतलब कि अल्फा को मेरे को इंक्रीज करना है। यही था ना मेन मोटो। ठीक, तो हमारा मेन मोटो है कि अल्फा को किसी भी तरीके से बढ़ा दें। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना है। अगला जो टर्म आ रहा है, आप तो पढ़ते हैं ना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हमें मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने के लिए हम अपने मोटो को ध्यान रखेंगे। मेरा मेन मोटो था कि अल्फा को इंक्रीज कर दूं, ट्रायंगल सबटेंड हो रहा है। तो जो आंखों पे पहले एंगल बन रहा था, जब मैंने कोई भी लेंस वगैरह यूज़ नहीं किया, मैं इसको थोड़ा सा उसी फॉर्मूले पे लिखता हूँ। ये मैंने कहा कि हाँ, कि जब आपने कोई भी एंगल सब सॉरी जब कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं किया था या मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ नहीं किया था, जो ऑब्जेक्ट था वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा था आपकी आंखों पे? अल्फा। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब इसने क्या किया? जो इमेज है, इसने कितना एंगल सबटेंड किया? मैंने मान लिया थीटा। ये नजर आ रहा है ना, ये एंगल बना रहा है। आंखें यहीं पर हैं, ये नहीं आप बोलेंगे सर आंखें तो यहाँ पे बनाई हैं, एंगल यहाँ पे कैसे बनेगा? अरे मतलब कि लेंस की इधर ही मैं खड़ा हूँ, इधर देख रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना बन रहा है? अब इमेज कितना एंगल बना रहा है आपका? थीटा। ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? एम। क्या लिखूं? थीटा अपॉन अल्फा, टेन थीटा अपॉन टेन अल्फा करके पूछ सकते हैं। सोचिए, बताइए। सर थीटा अपॉन अल्फा। थीटा अपॉन अल्फा। जो इमेज, जैसे हम लोग सिंपल मैग्निफिकेशन कितना होता है? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज ने कितना एंगल बनाया? थीटा। ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया था आपका जब लेंस नहीं था? अल्फा। अल्फा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रखना है थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, इस फिगर के हिसाब से। थीटा क्या होगा?
tan theta, sorry, theta is approximately equal to tan theta. tan theta क्या होगा इस फिगर को देखते हुए बताइए. Angle subtended by the image. अरे tan theta, tan theta. So height of image upon distance of image. ये v है, ये u है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है. अगर मैं tan थीटा को लिखूं तो tan थीटा विल बी इक्वल टू hi डिवाइडेड बाय v या h नॉट डिवाइडेड बाय u. क्लियर है ना? tan थीटा तो यही होगा. चलिए, अब जो अल्फा की वैल्यू है वो लेस देन 1 मिनट है ना? चलिए, यहां तक नोट कर लिया ना? मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं. आपने कहा कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है. और ये आपका आई है. ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है आपकी आंखों पे. ये एंगल मैंने मान लिया थीटा नॉट और इसकी हाइट h है. सिर्फ एक को ध्यान से समझिए, इसके आगे बता सब बहुत आसानी से. मेरे को इसको समझाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. इसके आगे वाली चीज़ें तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा. आपने क्या 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 कहा कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसको मेरे को देखना है. मैं उसको कहाँ पे रखूंगा? मिनिमम डी पे रखूंगा. ठीक. और ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? आपका थीटा नॉट. और यहाँ पे जो थीटा नॉट अगर लेस देन 1 मिनट है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से नहीं देख सकता. और इसी के लिए मैं क्या यूज कर रहा था? माइक्रोस्कोप. और जब आपने लेंस लगाया, जब आपने लेंस को लगाया तो मैं किसको देख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ कि इमेज को देख रहा हूँ? Image को. इमेज को. तो मैं तो इमेज को देख रहा था. इमेज मेरी आंखों पे कितना एंगल बना रही थी? थीटा. अभी फिगर देखा था ना? इमेज मेरी आंखों पे कितना एंगल बना रही है? थीटा. फॉर्मूले पे आते हैं. लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. लेंस फॉर्मूला यही है जो हमने लेंस लगाया था. उसमें 1/v माइनस u क्या था? प्लस में या माइनस में? माइनस में था. Minus में. Minus में. ठीक. इज इक्वल टू 1/f. कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए f की वैल्यू पॉजिटिव. तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. अब देखिए, जो u की वैल्यू है वो फोकल लेंथ से छोटी थी कि बड़ी? छोटी. u इज लेस देन f क्योंकि पोल और फोकस के बीच में रखा था आपने ऑब्जेक्ट को. ठीक. Yes, sir. अगर u की वैल्यू f से छोटी होगी तो ये जो वैल्यू है कौन बड़ा होगा? 1/f की 1/u? 1/u. 1/u. 1/u बड़ा होगा तो 1/v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? Negative. यहाँ से v की वैल्यू आपको क्या मिली? नेगेटिव. नेगेटिव मिली तभी तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिली आपको. मैग्नीफाइंग पावर. ये क्या हो जाएगा? थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट. मैं तो नेकेड आइट से कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा था? थीटा नॉट. और लेंस लगाया था तो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है आपका? थीटा. ठीक है, वही जो अभी आपने अल्फा थीटा लिखा था, उससे कोई मतलब नहीं, फर्क पड़ रहा. तो यहाँ पे एंगल क्या है आपके? बहुत छोटे हैं. अगर एंगल बहुत छोटे होंगे तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा. तो टेन थीटा यहाँ पे कितना आ रहा था आपका?
एच अपॉन यू, ये देखिए लिखा था यहाँ पे, ये रहा, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड बाई यू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने कितनी ली है, एच ली हुई है, डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई डी। देखिए टेन थीटा नॉट, नेकेड आइट से जब मैं देख रहा था, एच डिवाइडेड बाई कैपिटल डी होगा ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इज कैपिटल डी डिवाइडेड बाई यू। अब ये बताइए मैग्नीफाइंग पावर का डायमेंशन क्या है? So dimensionless होगी। लिखते जाइए, नीट का क्वेश्चन है ये। मैग्नीफाइंग पावर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, मुझे हाइट वाला समझ में नहीं आया। ये लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू एच आई अपॉन वी या एच नॉट अपॉन यू। इस फिगर को देखिए ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई वी। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई यू। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या माना हुआ है, एच। ठीक है, तो वही लिखा आपने, एच अपॉन यू और एच अपॉन डी इस वाले के लिए। तो यहाँ से आपको डी अपॉन यू मिल गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं डी को, कैपिटल डी को 25 सेंटीमीटर लेता हूँ, अगर कैपिटल डी आपका 25 सेंटीमीटर है तो यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? कम। क्यों? तभी तो मैग्नीफाइंग पावर बड़ी आ पाएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 आ पाएगी। देखिए मेरे को तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा चाहिए ना, मैग्नीफाइंग पावर से ही समझिए कि मेरे को मैग्नीफाई करना है, तभी मैं चीज़ों को देख पाऊंगा। मैं तो छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर मैं इस वाली चीज़ को ऑब्जर्व करूँ तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई यू। तो कैपिटल डी की वैल्यू अगर मैंने 25 सेंटीमीटर रखी, तो ये जो यू की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 25 होना चाहिए ना, तभी तो 25 डिवाइड बाई छोटा मेरे को 1 से बड़ी वैल्यू देगा। तो जो यू की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 25 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट लिखते, ये इंपॉर्टेंट है। Since magnifying power should be greater than 1, therefore u should be less than 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल, है ना। और ये कंडीशन कब होती है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में हो, तभी ऐसी इमेज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ होना चाहिए लेंस का वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? 25 से कम होना चाहिए। कम ही होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या, कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। तो जो फोकल लेंथ होनी चाहिए आपकी वो 25 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा सर मैं तो 30 सेंटीमीटर लूंगा फोकल लेंथ, मान लीजिए आपने कहा कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ये फोकल लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर है। तो जो ऑब्जेक्ट है, मैं तो लेंस को एडजस्ट करता हूँ ना, देखने के लिए चीज़ों को आप लेंस को एडजस्ट करते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को आप आगे पीछे ले जाते हैं। ठीक, तो आपने कहा कि ये यू की वैल्यू कितनी हो गई, 29 सेंटीमीटर हो गई। हो सकता है ना 30 के अंदर ही है और फोकस और पोल के बीच में ही है, तो इमेज आपको नजर आएगी क्या, नहीं आएगी ना। नहीं।
इसलिए जो आपकी फोकल लेंथ होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 25 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लेकर आ रहा हूं तो जो आपको इमेज मिलेगी, हाँ, ऑब्जेक्ट फोकस के पास आएगा तो जो थीटा है, जो इमेज सबटेंड कर रहा था आंखों पे, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज, सर डिक्रीज। डिक्रीज? अरे दोनों में से कोई एक ही होगा ना, जो भी बोले उसका रीजन बताइए। इंक्रीज के पास आ रहा है तो इंक्रीज ही होगा ना। क्यों? ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इंक्रीज ही होगा। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज? पास आ मैग्नीफाइंग रहा है पावर, तो फोकस के पास आ रहा है ऑब्जेक्ट तो इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, कैसे? बोलिए। मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में। मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जा रहा हूँ, फोकस के पास। फोकस के पास मतलब लेकर, इधर से फोकस के पास लाना है। हाँ हाँ, मुझे फोकस लगा के, उधर से फोकस के पास ला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से फोकस के पास ले जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फोकस के पास ले जाऊंगा तो यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यस यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। एम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये भी डिक्रीज होगा ना, यस क्योंकि यस। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, तो अभी आपने क्या कहा कि अगर मैं फोकस के पास आ रहा हूँ तो मैग्नीफाइंग पावर आपका डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब थीटा डिक्रीज हो रहा है। लिखते जाइए, क्योंकि इसके बाद दो कंडीशन पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। आगे समझे? यस सर। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। अभी आपने कहा कि मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। और थीटा कब डिक्रीज होगा, जब आपका थीटा कब डिक्रीज होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस के पास आ रहा है ना। तो थीटा मिनिमम कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एग्जैक्ट फोकस पे हो। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकस पे होगा तो थीटा मिनिमम मिलेगा, और अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकस पे है तो इमेज मेरे को इन्फिनिटी पे मिलेगी, है ना। तो थीटा मिनिमम का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब मिलेगा, जब यू किसके इक्वल हो, एफ के इक्वल। मतलब कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रख दूँ, फोकस पे रख दूँ। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो जो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई एफ। और इसको हम लोग कहते हैं, इट इज नोन एज रिलैक्स्ड स्टेट।
ठीक है। तो जो अगला है कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक। और एक टॉपिक पढ़ कर आइएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को जो आज आपने पढ़ा है इसको दोबारा से पढ़िए, तो आपको लगेगा कि हाँ सही मायने में आज सही चीज़ें पढ़ी हैं, फॉर्मूले को रटा नहीं है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थियोरी के बहुत बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग बाबा पछतावा करते हैं कि काश रटे होता है, आखिरी समय पे रटे जाते, एक पेज पढ़ लेते। वो तो अच्छी बात है, रट जाइए, अच्छी बात है, लेकिन कितना रटेंगे? समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, रटने की आवश्यकता कम पड़ेगी। सर एक बार पीछे कर दीजिए। ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की कंडीशन निकालनी है और उसकी वैल्यू कितनी होगी। मिनिमम तो निकाल दिया मैंने। और इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। ठीक है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाइंड अप कर दूंगा, कल ख़त्म। उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे जो भी हम लोग डाउट सेशन रखेंगे इसी का, और फ्राइडे को तो मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा हेडेक मेरा ख़त्म हो गया ऑप्टिक्स ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लेंदी पोर्शन ऑफ 12th। लेकिन कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं, ऊपर से जितना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मेरे को भी टाइम कम नज़र आ रहा है। अब टाइम मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा जून 15 है मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों का पेपर पोस्टपोन्ड होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अगर ये अभी होता जून में तब तो 100% हो जाता, लेकिन अभी 3 महीने हैं, जून है, जुलाई है, उसके बाद अगस्त है, मई बचा हुआ पूरा। 3 महीने में तो कोरोना सेटल डाउन हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस कम होने लगेंगे। ठीक है। तो सर आप लोग इस उम्मीद से जरा सी मत रहिएगा कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ठीक है। सर चलिए फिर, मैग्नीफाइंग पावर में आपने थीटा की जगह h अपॉन u रखा है, वो दोबारा बता दीजिए। थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है इस फिगर में देखिए, एच नॉट अपॉन यू, मतलब कि एच अपॉन यू। ओके ठीक है। चलिए फिर कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा जो चीज़ें बोली है मैंने। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम वेलकम वेलकम।